Hello friends, in today's lecture we will be studying few more concepts about time of supply. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि टाइम ऑफ सप्लाई दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। इस लेक्चर में हम सिर्फ सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज कवर्ड अंडर सेक्शन 13। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला, सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स, विच मीन्स यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज दैट आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, मीन्स जो भी रिसिपिएंट है सर्विस का उसको टैक्स देना है गवर्नमेंट को। सप्लाई ऑफ वाउचर्स दैट कैन बी यूज टू पे फॉर सर्विसेज, यहाँ हम वाउचर्स के बारे में सीखेंगे। Next is the case of residual, and last is addition to value of supply of services by way of interest, late fees, penalty for delayed payment. First of all, we talk about time of supply under forward charge. Forward charge में हमने invoice में सीखा था कि services के केस में invoice हम 30 days का हमें टाइम मिलता है invoice issue करने के लिए। दैट मीन्स जिस भी दिन आपकी सर्विसेज आप परफॉर्म करते हो सर्विस, जिस भी दिन सप्लायर अपनी सर्विस परफॉर्म करता है उससे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करनी होती है। लेकिन अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या एनबीएफसी कंपनी हो तो आपको 45 डेज मिलते हैं इनवॉइस इशू करने के लिए। अगर आपने 30 डेज या फिर 45 डेज जो भी प्रिस्क्राइब डेज हैं उसके अंदर आपने इनवॉइस इशू कर दी, देन योर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच मीन्स जिस भी दिन आपने इनवॉइस इशू करी है या तो वो डेट या फिर जिस भी दिन आपको पेमेंट मिली है। अब यहाँ पर पेमेंट का मतलब है जिस भी दिन आपकी बुक्स में, सप्लायर की बुक्स में एंट्री हुई है या फिर जिस दिन सप्लायर के बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। उसमें से जो भी पहले होगा उसको हम रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कहेंगे। या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं हमें यहाँ पे 3 चीज़ें कंपेयर करनी है। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, सेकेंड आपका आ जाएगा द डेट ऑन विच द एंट्री इज डन इन द बुक्स, दैट मीन्स जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री करी है, और थर्ड आ जाएगा जिस दिन सप्लायर के बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं। इन तीनों में आप कंपेयर करोगे, जो भी पहले होगा उसको आप टाइम ऑफ सप्लाई मानोगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, दैट मीन्स अगर इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू नहीं होती एंड बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एंड एनबीएफसी कंपनीज में 45 डेज के अंदर इशू नहीं होती, देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ प्रोविजन, दैट मीन्स जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है या फिर जिस दिन आपको पेमेंट मिली है, विच एवर इज अर्लियर। अगेन पेमेंट का मतलब है या तो जिस दिन आपकी बुक्स में एंट्री हुई है या फिर जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं हमें 3 चीज़ों में कंपेयर करना है। डेट ऑफ कंप्लीशन, जिस दिन आपकी सर्विस कंप्लीट हुई है, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री करी है या फिर जिस दिन आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुआ है। इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर ये जो हमने दोनों क्लॉज करे हैं, इनवॉइस 30 डेज और 45 डेज के अंदर इशू होना या फिर इनवॉइस 30 या 45 डेज के बाद इशू होना, अगर हमारे ये दोनों क्लॉज अप्लाई नहीं होते, देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑन विच रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस भी दिन रिसिपिएंट अपने बुक्स में दिखा रहा है उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर आपको पेमेंट एडवांस में मिली है तो उस केस में सप्लायर की ड्यूटी है वो एक रिसिप्ट वाउचर देगा, ना कि टैक्स इनवॉइस देगा। अगर पेमेंट 1000 रुपीज से ज़्यादा की है उस टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर इज अ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर रिसिपिएंट सप्लायर को पैसे देते हुए 1000 रुपीज तक का एक्स्ट्रा अमाउंट दे देता है, दैट मीन्स इनवॉइस 1000 रुपीज से ज़्यादा की हो जाती है, तो
सप्लायर जिस भी दिन 1000 रुपीज तक का एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करेगा इनवॉइस में, हम उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपका टेलीफोन का बिल आया 1400 रुपीज का और आपने गलती से 2000 रुपीज पे कर दिए, तो आपने 600 रुपीज एक्स्ट्रा पे करे हैं। तो टेलीफोन कंपनी नेक्स्ट मंथ आपके 600 रुपीज एडजस्ट कर देगी। तो जब नेक्स्ट मंथ आपके 600 रुपीज एडजस्ट होंगे, तो जिस भी दिन इनवॉइस इशू होगी उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने 1000 रुपीज तक एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस पे अमाउंट डिपॉजिट करा था। यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज करो 5 अप्रैल को एक कस्टमर ने हॉल बुक करता है फॉर बर्थडे पार्टी एंड द चार्जेस फॉर द हॉल वाज 10,000 रुपीज फॉर अ डे। कस्टमर 2000 रुपीज एडवांस देके जाता है फॉर द बुकिंग। 14 मई को फंक्शन हो जाता है। 26 जून को इनवॉइस इशू होती है फॉर रुपीज 10,000 एंड 2 जुलाई को बैलेंस अमाउंट 8,000 का मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि रूल्स के हिसाब से जो इनवॉइस इशू होनी है वो 30 डेज के अंदर होनी है। दैट मीन्स जिस भी दिन सर्विसेज दी गई हैं उसके 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करनी है। यहाँ पर आपने सर्विस दी थी 14 मई को। 14 मई से अगर हम 30 डेज काउंट करेंगे तो आपका आ जाएगा जून पे आपकी डेट आ जाएगी। 13 जून पे आपके 30 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। सो दैट मीन्स आपको 13 जून तक यहाँ पे इनवॉइस इशू करनी थी, लेकिन आपने इनवॉइस इशू करी, सप्लायर ने इनवॉइस इशू करी है 26 जून को, विच मीन्स उसने 30 डेज के बियॉन्ड करी है। तो जब भी आप इनवॉइस 30 डेज के बियॉन्ड करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई कहता है टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। दैट मीन्स जिस दिन सर्विस दी है या फिर जिस दिन आपको पेमेंट मिली है। यहाँ पे आपने सर्विस दी है 14 मई को और पेमेंट आपको मिली है 2 जुलाई को। 2 जुलाई को आपको मिली है 8,000 और 5 अप्रैल को आपको मिली थी 2,000 एडवांस। तो हमारे पास 2 बार पेमेंट आई है यहाँ पे, एक 8,000 की, एक 2,000 की। तो जब हमारे पास 2,000 की पेमेंट आई है तो 5 अप्रैल और 14 मई को कंपेयर करेंगे। जो भी अर्लियर है उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे फॉर रुपीज 2,000। तो यहाँ पे 5 अप्रैल अर्लियर डेट है, तो 5 अप्रैल विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर रुपीज 2,000 एंड इन सेकेंड केस 8,000 रुपीज आपको मिले हैं 2 जुलाई को। तो यहाँ पर हम 14 मई और 2 जुलाई को कंपेयर करेंगे। 14 मई इज द अर्लियर डेट, so 14th May will be the time of supply for rupees 8,000। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जैसा कि आपको पता है रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स देता है। यहाँ पर कंडीशन कह रहा है कि 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो आपका पहला पॉइंट होगा रिवर्स चार्ज में कि जिस भी दिन इनवॉइस इशू करी है उससे 61st डे को हमारा टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट वो कह रहा है डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। तो आपका सेकंड पॉइंट हो गया जिस भी दिन रिसिपिएंट अपनी बुक्स में एंट्री करता है। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा जिस भी दिन रिसिपिएंट के अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं। अब आप इन तीनों को कंपेयर करोगे, जो भी अर्लियर होगा उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस है फ्रॉम एन एसोसिएट एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया, तब ये प्रोविजन वैलिड नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया से बाहर है, आप उससे सर्विस लेते हो, वो आपको सर्विस देता है, तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि इंपोर्ट के केस में हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाते हैं। लेकिन 61st डे और आपका एंट्री ऑफ बुक्स और the date on which the amount is debited from the recipient bank account will not be valid in case of import. अगर आप import करते हो of service from an associate enterprise, the time of supply is a date of entry in the books of account of the recipient of supply or date of payment whichever is earlier. That means उस केस में 61st day वाला
ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा जब भी आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो। सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड होगा। आप कंपेयर करोगे जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री करी है या फिर जिस दिन रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट से पैसे निकले हैं, तो उन दोनों में कंपेयर होगा। जो भी पहली डेट होगी उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेकिन where it is not possible to determine the time of supply, in the other case, date of entry of books of accounts of the recipient will be considered as a time of supply। कि अगर आप इन दोनों इस क्लॉज को नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में जिस भी दिन आपने बुक्स में एंट्री करी है रिसिपिएंट ने, उसको हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज करो 5 अप्रैल को सप्लायर ऑफ सर्विसेज ने इनवॉइस इशू करा है, उसके में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया तो उसको इनवॉइस इशू करने में थोड़ी सी डिले हो गई। 26 जून को सप्लायर ऑफ सर्विस को पेमेंट मिल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 अप्रैल से 61st डे कैलकुलेट करेंगे जो हमारा आएगा जून 4। पेमेंट कब मिली है सप्लायर को, 26 जून को। अब हम इन दोनों डेट्स को कंपेयर करेंगे। 4 जून अर्लियर है तो 4 जून विल बी कंसिडर एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स की। जैसे कि हमने गुड्स के केस में सीखा था, वाउचर्स एक तरीके से गिफ्ट कूपन्स होते हैं जहां पर रिसिपिएंट पहले ही पैसे दे देता है, लेकिन जो सप्लायर होता है वो बाद में अपनी सर्विसेज देगा। यहाँ पर अगर आपकी सर्विसेज आइडेंटिफिएबल है, देन द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच द वाउचर इज इशूड। लेकिन अगर आपकी सर्विसेज आइडेंटिफाइबल नहीं है, देन in that case time of supply will be the date on which the services are redeemed, or you can say voucher is redeemed। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप मेट्रो कार्ड में अमाउंट डलवाते हो। मेट्रो कार्ड में एक तरह से मेट्रो कार्ड को एक वाउचर माना गया है कि आपने 500 का रिचार्ज कराया तो आप उसको फ्यूचर में यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेट्रो कंपनी को पता है कि आप मेट्रो कार्ड को मेट्रो में ही यूज करोगे, उसको प्लेन या ट्रेन या वॉल्वो में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स यहाँ पर जो सर्विसेज है वो आपकी आइडेंटिफाइबल है। यहाँ पर कंपनी को पता है कि आप मेट्रो की सर्विस में ही उसे यूज करोगे, सो इट मीन्स द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज करो आपने अर्बन क्लैप पे डिस्काउंट कूपन लिया है। अगर हम अर्बन क्लैप की बात करें, अर्बन क्लैप आपको हेयर कटिंग की सर्विस, प्लम्बर, किचन क्लीनिंग एटसेट्रा बहुत सारी सर्विस देता है। तो जब भी आप अपना वाउचर रिडीम करोगे तो अर्बन क्लैप को नहीं पता कि आप किस सर्विस के अगेंस्ट वाउचर को रिडीम करोगे। तो इस केस में सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, so the date of redemption of voucher will be the time of supply। जिस भी दिन आप वाउचर को रिडीम करोगे उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर आपने अर्बन क्लैप का कोई कूपन लिया है जिस पे अगेंस्ट ऐसा लिखा है कि 10% डिस्काउंट अगेंस्ट हेयर कटिंग, तो इस केस में आप वो कूपन सिर्फ हेयर कटिंग के अगेंस्ट ही यूज कर सकते हो, विच मीन्स the supply is identifiable, then the date of issue of voucher will be considered as a time of supply। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिडुअल प्रोविजंस की। अगर हमने जो भी 3 प्रोविजंस की बात करी है, अगर हम उसमें टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हैं, देन अगर आप दैट मीन सप्लायर पीरियोडिकल रिटर्न्स भरता है, देन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर सप्लायर पीरियोडिकल रिटर्न्स नहीं भरता, देन द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर वैल्यू एडिशन। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द वैल्यू एडिशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन शैल बी डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स such addition in value। That means अगर आप इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी अमाउंट देते हो
फॉर डिलेड पेमेंट, अगर आपने पैसे देने में देर कर दी तो आपको इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगी कि जिस भी दिन सप्लायर को इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी मिली है उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ABC प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू मिस्टर एक्स ऑन 10th ऑफ अप्रैल, लेकिन वो कंडीशन लगा देता है कि अगर मिस्टर एक्स fails to pay within a month, he has to pay interest at the rate of 2%. अगर रिसिपिएंट ने 1 महीने के अंदर पैसे नहीं दिए तो उसको 2% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। रिसिपिएंट 20th मई को पैसे देता है along with interest, then time of supply for services will be 10th April। जो उसने सर्विस दी है उसके लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा 10th अप्रैल, लेकिन जो इंटरेस्ट दिया है उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका 20th मई, क्योंकि इंटरेस्ट का रूल कहता है कि जिस भी दिन आपको इंटरेस्ट मिला है उसी को आप टाइम ऑफ सप्लाई कहोगे, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज का रूल कहता है जिस दिन आपने सर्विस दी है या फिर जिस दिन आपको पैसे मिले हैं, विच एवर इज अर्लियर। यहाँ पे सर्विस मिली थी 10th अप्रैल को और पेमेंट बाद में मिली है, तो इस केस में 10th अप्रैल अर्लियर है, तो 10th अप्रैल विल बी कंसिडर्ड एज अ टाइम ऑफ सप्लाई। With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer the book Introduction to GST. Thank you.